हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू दिस क्लास। क्लियर? फटाफट जुड़िए, सुबह के 7 हो चुके हैं और जैसा कि हम सभी ने प्रॉमिस किया था कि फिर से मिलेंगे क्लास के अंदर, तो आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ आप सभी से वो अनुच्छेद 356 के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद 356 के बारे में। और अनुच्छेद 356 रिलेटेड किससे है? तो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। क्लियर? पहले इसको समझते हैं और फिर मैं आपको डिक्टेट करवा दूंगा। तो एक चीज ये ध्यान दीजिए कि जब भी किसी भी राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बिगड़ जाती है, यानी कि संवैधानिक जो व्यवस्था है वो चरमरा जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्लियर? अब राष्ट्रपति शासन या तो राज्यपाल के अनुशंसा पे राष्ट्रपति लगाते हैं या फिर किसी अन्य माध्यम से वो क्या हो जाए, उनको ऐसा लगे कि भाई यहाँ पर जो संवैधानिक स्थिति है वो चरमरा गई है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग। नाउ तो ध्यान दें, अब इसमें कुछ बातें समझने लायक है और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये लगाया कब जाता है, संवैधानिक स्थिति को कब माना जाता है कि वो संवैधानिक स्थिति वहां पर चरमरा गई है या संवैधानिक जो व्यवस्था है वो विफल हो गई है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये जाने कि अनुच्छेद 355 के तहत किसी भी राज्य की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की होती है और यदि केंद्र इस संबंध में कोई आदेश या निर्देश दे राज्यों को और वो राज्य उस आदेश या निर्देश को ना माने, तो ये माना जाता है कि संवैधानिक स्थिति वहां पर क्या हो गई है? चरमरा गई है। क्लियर? इसके बाद अनुच्छेद 365 की यदि बात कर ली जाए तो राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो यदि राज्य को केंद्र ने कोई डायरेक्शन दिया, कोई निर्देश दिया या फिर केंद्र के निर्देश को सफलतापूर्वक पालन नहीं किया गया राज्यों के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मान लिया जाएगा कि संवैधानिक स्थिति वहां पर विफल हो गई है। क्लियर? क्या हो गई है? संवैधानिक स्थिति विफल हो गई है। ध्यान देना, अब जैसे ही ये संवैधानिक स्थिति विफल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति हैं वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पे क्या लगाते हैं? राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए कि राज्यपाल का रिपोर्ट हो तब भी और नहीं हो रिपोर्ट तब भी, एक बार जब राष्ट्रपति शासन लगा दी जाती है तो उसको 2 महीने के अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों से क्या करना होता है? पारित करवाना होता है। और इसके लिए पारित करवाने के लिए क्या चाहिए होता है? साधारण बहुमत चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? साधारण बहुमत चाहिए होता है। क्लियर? यहाँ पर जो राष्ट्रीय आपातकाल है उससे स्थिति यहाँ की अलग है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और एक बार जब ये पारित हो जाए तो पारित होने के तारीख से अगले 6 महीने तक लागू रहता। क्लियर? और 6 महीने से पहले फिर से पारित करवा लिया जाए, ध्यान देना, तो अगला 6 महीने, एक 6 महीना तो हो चुका, समझना इस पॉइंट को, एक 6 महीना हो चुका, अगला 6 महीना, अब 1 साल। 1 साल से आगे बढ़ाने के लिए कुछ शर्तें हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 1 साल से आगे बढ़ाने के लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है ये देखिए आप। ठीक है? कि पहले तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो
या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्लियर, भारत का चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि वहां चुनाव के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, क्लियर। सो देखिए, तो 6 महीने 6 महीने, 1 साल जैसे हुआ, उससे आगे बढ़ने के लिए ये शर्तें हैं जो कि होनी चाहिए। तब फिर क्या हो सकता है, अगला 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, क्लियर। अब यहां पर कितने हो गए बच्चे, ये हो गया 2 साल, नहीं, और ये पहले हमारा कितना था, 1 साल, यानी कि 1 साल से दूसरे साल में प्रवेश करने के लिए, 1 साल से आगे जाने के लिए ये 2 शर्तें हैं। और फिर 6 महीने करके क्या होगा, 4 बार हो सकता है। उसके बाद यदि आगे करना है, 3 साल के बाद, लिख लीजिए, 3 साल के बाद संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों। नाउ अब देखो, इसको हटाने के लिए मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, अभी समझने पे ध्यान कंसंट्रेट करें। अब राष्ट्रपति शासन को हटाने के लिए प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, अलग से उद्घोषणा जारी करनी होती है और इसको संसद से पारित करवाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्लियर। इसके अलावा यदि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को यदि राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा दे दी गई, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा, तो फिर उनको इसको मानना ही पड़ेगा। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट ये होता है कि वहां की जो राज्य सरकार है वो नहीं रहेगी, ध्यान देना, उसको खत्म कर दिया जाएगा और उसका पूरा का पूरा काम वहां के जो राज्यपाल होते हैं वो करते हैं, ठीक है, या फिर किसी स्टेट अथॉरिटी को ये दिया जाए, अमूमन क्या करते हैं, राज्यपाल ही करते हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट दूसरी तरफ क्या कर सकती है, जो वहां की विधानसभा है, वहां की विधानसभा की सारी शक्तियां संसद में निहित हो जाती है, क्लियर। अब एक चीज आप इसमें ये ध्यान देना कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं और उसके जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं, ठीक है, वो तो हट जाते हैं। अब उनकी जगह जो कार्यभार होता है वो किसके द्वारा, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है, गवर्नर या राज्यपाल के हाथ में आ जाता है। अच्छा, गवर्नर को इस मामले में, वहां का प्रशासन चलाने के मामले में सहायता कौन करता है, तो उस राज्य का जो मुख्य सचिव है या फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, सलाहकार को नियुक्त करते हैं। किसको नियुक्त करते हैं, सलाहकार को नियुक्त करते हैं। जहां तक स्टेट लेजिस्लेचर का सवाल है, यानी कि राज्य विधायिका का सवाल है, प्रेसिडेंट चाहे तो उसको भंग भी कर सकते हैं, ठीक है, या सस्पेंड भी कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा एसआर बोम्मई का केस, ठीक है, लेकिन यहां पर जो संबंधित चीजें पहले मैं बता दूं, एक एसआर बोम्मई का केस आया 1994 का, और इस मामले में इसको क्या माना जाता है, लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है, ठीक है, मील का पत्थर कह सकते हैं। अब उसमें ये फैसला दिया गया कि देखिए कि एक बार जब राष्ट्रपति शासन लगा दी जाती है तो अगले 2 महीने के अंदर उसको संसद से पारित करवाना पड़ता है, लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग, ठीक है। तो जब तक संसद पारित ना करे तब तक वहां की राज्य विधानसभा जो है वो क्या रहेगी, सस्पेंडेड एनिमेशन में, यानी कि सस्पेंडेड एनिमेशन में
यानी कि आप ये कह सकते हैं कि निलंबन की अवस्था में रहती है। किसकी अवस्था में रहती है? निलंबन की अवस्था में रहती है। क्लियर? और एक बार संसद ने उसको पारित कर दिया राष्ट्रपति शासन को, फिर जाके वहां पर विधानसभा को भंग किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि निलंबन और भंग में क्या फर्क है? निलंबन सस्पेंड है, क्लियर, विधानसभा अभी भी बनी हुई है लेकिन वो कार्य नहीं करेगी। और एक बार जब भंग हो जाए तो विधानसभा भंग हो चुकी, खत्म हो चुकी। अब नई विधानसभा का गठन जो होगा वो चुनाव के बाद ही होगा। ये पॉइंट क्लियर है? देखिए, यदि भंग हो गया तो जो एमएलए हैं वो एमएलए नहीं रहेंगे। ध्यान देना, एमएलए के पास जो विशेषाधिकार है या उन्मुक्तियां हैं वो उनकी खत्म हो जाएगी। उनको वेतन की जगह क्या मिलेगा? तो रिटायरमेंट बेनिफिट जो होती है, सेवानिवृत्ति के बाद जो मिलते हैं पेंशन, वो मिलेगा। क्लियर? तो ये बड़ा फर्क आ जाता है। और यदि सस्पेंडेड एनिमेशन में है यानी निलंबन की अवस्था में है और संसद उसको पारित नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति में वो विधानसभा पुनर्जीवित हो जाती है जब सस्पेंड रहता है। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? बताना बच्चे, फटाफट अपने कमेंट दीजिए। ना जो भी हो बताना। अब देखिए, समझने की जरूरत है कि पार्लियामेंट ही क्या करेगी? राज्य विधानसभा के सारे बिल को या विधेयक को पारित करेगी। क्लियर? और राष्ट्रपति के पास अधिकार आ जाता कि राज्य सूची के अंदर दिए गए विषयों के ऊपर क्या कर सके? अध्यादेश जारी कर सके। हाँ, ये अलग बात है कि अध्यादेश तब जारी करते हैं राष्ट्रपति जब लोकसभा या राज्यसभा या दोनों ही सत्र में ना हो। क्लियर? और पार्लियामेंट को यानी कि संसद को यह अधिकार होता है कि वो प्रेसिडेंट को, क्लियर, प्रेसिडेंट को क्या या किसी अन्य अथॉरिटी को, किसी अन्य प्राधिकार को ये शक्ति दे दे कि वो इससे संबंधित क्या करे? कानून बना सके। क्लियर है पॉइंट? अब एक चीज ध्यान दीजिए कि भाई लॉ के इफेक्ट पे, यानी कि जो कानून का प्रभाव होता है, जो कानून या तो संसद बनाएगी या राष्ट्रपति बनाएंगे या किसी ऐसे प्राधिकार जिसको ये विनिर्दिष्ट किया गया हो। क्लियर? तो वो कानून जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो लगी है, क्लियर, उसके बाद भी जारी रहेगा, उसके बाद भी जारी रहेगा जब तक कि वहाँ की जो विधानसभा है वो उसको या उस कानून को जो बनाया गया था राष्ट्रपति शासन के दौरान उसको या तो खत्म कर दे या उसमें बदलाव कर दे या नया कानून उससे संबंधित ले आए। ठीक है? अब देखिए कि जहां तक इस अनुच्छेद का सवाल है, अनुच्छेद 356 का, तो जब संविधान सभा में बहस चल रही थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि इस अनुच्छेद को डेड लेटर मानना चाहिए कि ये मृत प्राय है। मतलब इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति आ जाए जब काम ही ना चले बिना राष्ट्रपति शासन का, तभी लगाना चाहिए। क्लियर? इसको डेड लेटर मान। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? अभी तक 100 से ज्यादा बार इसको लगाया जा चुका है और बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया गया इस अनुच्छेद का और काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। मोरारजी देसाई के समय में यदि देखें तो मतलब जो ऐसा किया गया कि जो 9 जो कांग्रेस शासित जो राज्य थे, क्लियर, उसमें राष्ट्रपति शासन लगा दी गई। ठीक है? और कहा गया कि ये जो चुनाव में जो मैंडेट मिला है, चुनाव में जो केंद्र सरकार को जो जनादेश मिला है, ठीक है, वो किसके फेवर में है? तो जनता पार्टी के फेवर में है। और इसी कारण से कांग्रेस को लोग राज्यों में नहीं चाह रहे हैं और इस कारण से हटा दिया गया मोरारजी देसाई के द्वारा। उस समय 9 राज्यों के सरकार को और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दी गई। क्लियर? तो दुरुपयोग इस हद तक हुई है। अब कांग्रेस की भी बात की जाए तो 1992 की यदि बात की जाए तो वहां पर 3 जो बीजेपी शासित राज्य थे,
उसमें क्या कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। क्लियर। और इसलिए लगा दिया गया कि वहां पर कुछ जो धार्मिक संगठन थे उस पे केंद्र सरकार ने क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था, और उस प्रतिबंध को राज्य सरकारों ने नहीं माना था। क्लियर। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि अनुच्छेद 365 में ये व्यवस्था है कि यदि केंद्र सरकार के आदेश या निर्देश को पालन नहीं करती है, जो कि संवैधानिक हो ऐसे आदेश या निर्देश को, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्लियर। पहले मैं आप समझ लीजिए और फिर मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। अब जो आया एक एसआर बोम्मई का केस 1994 का। क्लियर। इसमें हुआ क्या, एसआर बोम्मई की एक सरकार थी कर्नाटक के अंदर, उसको वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और उसको हटा दिया गया। तो एसआर बोम्मई ने इसको क्या किया, चैलेंज किया। कहां पर, तो सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जुडिशियल रिव्यू की बात कही। अब देखो एक चीज आप ये जानिए कि जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है ना, वो गोपनीय होती है और उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। तो केंद्र सरकार ने उस समय भी यही दलील दी कि देखिए हमने जो राष्ट्रपति को एडवाइस किया है उसका न्यायिक पुनरावलोकन तो हो नहीं सकता है, तो हम आपको बताएंगे नहीं कि क्या हमने एडवाइस किया है। क्लियर। और इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने मान भी लिया कि ठीक है जी, जो कुछ भी एडवाइस किया है आपने राष्ट्रपति को वो मत बताइए, लेकिन गौर कर लेना यहां पर, लेकिन जिस आधार पे किया है ना वो बता दो आप, ठीक है, वो बता दो। अब देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को यदि कहा कि यदि आधार ही गलत होगा तो उसके आधार पे दिया गया एडवाइस भी गलत होगा। और इस ढंग से देखो कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता उसकी लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू शुरू हो गई, यानी कि सीमित रूप में न्यायिक पूर्णावलोकन शुरू हो गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने नाक ऐसे ना पकड़ के घुमा के पकड़ लिया, ठीक है, और न्यायिक पूर्णावलोकन आज की तारीख में हो सकती है। क्लियर। और यदि सर्वोच्च न्यायालय को ये लगे कि जो तथ्य है वो अप्रासंगिक है, ठीक है, और जानबूझ के किया गया, गलत इरादे से किया गया है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकती है, उस प्रेसिडेंट रूल को, राष्ट्रपति शासन को खत्म भी कर सकती है। और कोर्ट ये भी कर सकती है कि वहां की जो राज्य विधानसभा है, ठीक है, जो कि सस्पेंडेड एनिमेशन में या निलंबन की अवस्था में है, उसको फिर से पुनर्जीवित कर सकती है, ठीक है। और ये भी इसी फैसले में दिया गया कि भाई जो राज्य की विधानसभा है उसको आप भंग तब करेंगे जब पार्लियामेंट क्या कर ले, इस चीज को अप्रूव कर दे, ठीक है। और इसके अलावा जो ये भी कहा गया इसी फैसले के अंदर कि यदि धर्मनिरपेक्षता या जो पंथ निरपेक्षता है उसका पालन नहीं किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, तो ये पर्याप्त कारण होंगे उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, ठीक है। अब उसके अलावा कि ये भी बात है कि यदि केंद्र सरकार ने कोई डायरेक्शन दिया किसको, राज्य सरकार को, और राज्य सरकार ने नहीं माना, तो ऐसा नहीं कि फटाफट में आप राष्ट्रपति शासन लगा लें। और इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी उसकी जांच करनी पड़ेगी कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश को नहीं माना है। क्लियर। और इसके अलावा ये भी कहा कि भाई यदि केंद्र में कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है तो राज्य में जो सरकारें हैं उसको आप नहीं हटा सकेंगे। क्लियर। और अंतिम बात जो ये कही इस मामले में कि अनुच्छेद 356 का क्या किया जाना चाहिए, दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ध्यान देना। तो ये सारी व्यवस्था है किससे संबंधित, तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित। क्लियर है। कोई कंफ्यूजन हो तो बच्चे बता दें। नेहा कुमारी, रवि कुमार, सभी का स्वागत है आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए, तो लिखिए राष्ट्रपति शासन। लिखिए राष्ट्रपति शासन। पहला पॉइंट
यह अनुच्छेद 356 के द्वारा तब लगाया जाता है जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो गई हो। क्लियर? लिखिए, संवैधानिक व्यवस्था निम्नलिखित स्थिति में विफल होती है। पहला, चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा हो, पहले लिख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूं। त्रिशंकु विधानसभा हो और किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले पहला। दूसरा, यदि, अच्छा त्रिशंकु क्या होता है? जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती इलेक्शन के बाद तो उसको त्रिशंकु कहते हैं या हंग असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? हंग असेंबली इंग्लिश में। दूसरा लिखिए, यदि राज्य सरकार अल्पमत में आ जाए और कोई वैकल्पिक सरकार नहीं बनाई जा सके और कोई वैकल्पिक सरकार नहीं बनाई जा सके, दूसरा लिख लिया। तीसरा लिखिए, अनुच्छेद 355 के तहत यह व्यवस्था है कि लिख लिया कि केंद्र की यह जवाबदेही होती कि राज्य के आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को बनाए रखे, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को बनाए रखे। और यदि इस संबंध में केंद्र के द्वारा राज्य को कोई निर्देश दिया जाता है और गुड मॉर्निंग और राज्य उस निर्देश का पालन नहीं करे। क्लियर? फिर लिखिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति इस संबंध में
उद्घोषणा जारी करता है यदि राज्य अभी थोड़ा लिखवाया है बच्चे, स्लाइड में मैंने यूज नहीं किया है, ठीक है अभिषेक रंजन जी, अब थोड़ा सा तो आपको रिकॉर्डिंग को ही देखना ही पड़ेगा, क्लियर। अभी लिखवाना शुरू ही किया है मैंने, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं छूटा है आपका। तो क्या मैं लिखवाया था, अनुच्छेद 365 के तहत इस संबंध में राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी कर सकते हैं यदि राज्य केंद्र के निर्देश को मानने में विफल रहे या उसको प्रभावित नहीं कर पाए, क्लियर। अब लिखिए अनुमोदन, बच्चे सब हेडिंग देना, अनुमोदन जब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर दी जाती है तो उसे लिखा संसद के दोनों सदनों से अलग अलग साधारण बहुमत से पारित करवाना होता है, साधारण बहुमत से पारित करवाना होता है। क्लियर। आगे लिखें, इसके लिए 2 महीने का वक्त होता है और यदि इस बीच में लोकसभा भंग हो जाए तो राज्यसभा इसे पारित कर दे और जब नई लोकसभा गठित होगी, तो उसके पहली बैठक के 30 दिन के भीतर इसे पारित करवाना होता है। क्लियर। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, अनुमोदन के बाद अनुमोदन की तारीख से अगले 6 महीने के लिए यह प्रभावी रहता। यदि इससे पहले संसद फिर से अनुमोदन करे तो यह अगले 6 महीने के लिए
प्रभावी रहेगा, अन्यथा यह खत्म हो जाएगा, अन्यथा यह खत्म हो जाएगा। लिख लिया, अन्यथा यह खत्म हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 6+6 यानी कि 1 साल पूरा हो जाने के बाद राष्ट्रपति शासन आगे सिर्फ तब बढ़ाया जा सकता, राष्ट्रपति शासन आगे सिर्फ तब बढ़ाया जा सकता जब, लिख लिया, जब क्लियर है, जब दो शर्तें पूरी हो जाए, पहला, राष्ट्रीय आपातकाल उस समय लागू हो या भारत का चुनाव आयोग भारत का चुनाव आयोग लिख लिया, यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में चुनाव करवाने लायक हालात नहीं है। देखो बच्चे, फिजा खान, आई एम इन ए पोजिशन टू डिस्कस एनआरसी बट सर्टेनली ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट एंड इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन रेदर देन द आपके पीटी का। क्लियर? और यदि वक्त मिलता है तो जरूर मैं डिस्कस कर लूँगा। और नेहा कुमारी, बच्चे अब आप ये बताओ कि कौन सा सेकंड लाइन रिपीट करना है। मैं थोड़ी देर के बाद कमेंट देख पाया हूँ आपका, बता दीजिए कौन सा लाइन रिपीट करना है, मैं रिपीट कर दूँगा। क्लियर? लिख लिया? फिर आगे लिखिए, 1 साल के बाद 6-6 महीने करके 6-6 महीने करके अगले 2 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और 3 साल पूरा होने के बाद राष्ट्रपति शासन सिर्फ संसद के द्वारा संविधान संशोधन से ही किया जा सकता। क्लियर? अब लिखिए प्रभाव, सब हेडिंग दे दो बच्चों। प्रभाव, अनुमोदन का राष्ट्र
नहीं मतलब एक चीज ध्यान देना, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आपका प्रश्न कि 6 और 6 महीने 1 साल हो गए, उसके बाद आगे जब अनुमोदन करवाना होगा 1 साल के बाद, तो दो शर्तें हैं। एक तो उस जगह पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, पहली बात, और दूसरी बात एक चीज और है कि जो भारत का चुनाव आयोग है वो ये सर्टिफाई कर दे कि यहाँ पर चुनाव करवाने लायक अनुकूल परिस्थिति नहीं है। ये 2 शर्तें हैं, पूरा हो जाने के बाद फिर आगे की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, अब लिखिए प्रभाव। पहला, राष्ट्रपति राज्य सरकार को पूर्ण नियंत्रण में ले सकते हैं और वहां पर शासन राज्यपाल के द्वारा या किसी राज्य प्राधिकार के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा लिखिए, संसद राज्य विधायिका की सारी शक्तियां निहित करती है। लिख लिया। तीसरा लिखें राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधानों को जो कि राज्य के प्राधिकार या निकायों से संबंधित है को निलंबित कर सकते। क्लियर? लिखिए, जैसे कि राज्य कार्यपालिका को जिसमें मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद होते हैं उसको बर्खास्त कर दिया जाता और उसकी जगह लिखा, राज्य प्रशासन का नियंत्रण राज्यपाल के हाथों में दे दिया जाता, जो उसे या तो उस राज्य के मुख्य सचिव या किसी अन्य सलाहकार जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता, उनके सलाह पर करते हैं। क्लियर? ये तो एग्जीक्यूटिव की बात होगी। अब लिखो राज्य विधायिका। लिख लिया?
पहला पॉइंट इसमें, राष्ट्रपति इसे निलंबित या भंग कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, संसद के द्वारा राज्य सरकार का विधेयक तथा बजट पारित किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, जब संसद सत्र में ना हो, तो राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित राज्य सूची के विषयों के ऊपर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। विषयों के ऊपर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लिख लिया? फिर लिखिए, तथा जब लोकसभा सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति राज्य के, भारत मत लिखना, राज्य के संचित निधि से धन के विनियोग मतलब निकासी, विड्रॉयल, धन के विनियोग की इजाजत दे सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, संसद के पास यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी को कानून बनाने की अनुमति दे सकते हैं। क्लियर? फिर लिखिए, संसद प्लस राष्ट्रपति या अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी कानून बनाकर केंद्र सरकार या इसके प्राधिकारियों को ज्यादा शक्ति या कर्तव्य दे सकते हैं, या दे सकता है, दे सकता है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति कॉमा संसद कॉमा
विनिर्दिष्ट अधिकारी के द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाने के बाद भी लागू रहता जब तक कि राज्य विधायिका उस कानून को निरसित कॉमा बदल या पुनः न बनाए। लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग देना, इससे संबंधित विवाद लिख लिया। लिखिए, यह भारत के संविधान में उल्लेखित सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाला अनुच्छेद है और अब तक इसका प्रयोग 100 बार से ज्यादा हो चुका है। 100 बार से ज्यादा हो चुका है। क्लियर? अब एक चीज देखें नेक्स्ट, संविधान सभा में बहस के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे मृत शब्द की संज्ञा दी थी और यह कहा था कि जब तक नितांत आवश्यक न हो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लिख लिया? अब लिखिए उदाहरण। लिखें, मोरारजी देसाई की सरकार ने 9 कांग्रेस शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन तब लगा दिया जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और आधार यह दिया गया कि जनादेश जनता पार्टी के पक्ष में है, जबकि लिख लिया, जबकि
यह जनादेश केंद्र सरकार के लिए था, ना कि राज्य सरकार के लिए। लिखिए दूसरा उदाहरण, कांग्रेस ने 1992 कांग्रेस ने 1992 में 3 बीजेपी शासित राज्यों को बीजेपी शासित राज्यों के सरकार को तब बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जब इन राज्यों ने केंद्र सरकार के द्वारा कुछ धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी नहीं किया और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सही पाया। अब लिखिए न्यायिक पूर्णावलोकन लिखिए एस.आर. बोम्मई केस 1994 में राष्ट्रपति शासन के संबंध में दिया गया फैसला मील का पत्थर माना जाता है। लिख लिया? इस फैसले की अहम बिंदु निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। नेक्स्ट लिखिए, यदि तथ्य, नेक्स्ट पॉइंट, यदि तथ्य अप्रासंगिक या गलत इरादे से पाया गया तो न्यायालय राष्ट्रपति शासन को अस्वीकार कर सकती है तथा राज्य सरकार एवं राज्य विधानसभा को
पुनर्बहाल कर सकती है, पुनर्बहाल कर सकती है। दूसरा लिखिए, केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन को सही ठहरा सकती यदि इस संबंध में प्रासंगिक तथ्य मौजूद हों। फिर लिखिए, विधानसभा को सिर्फ तब भंग किया जा सकता जब संसद राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दे। यदि कोई राज्य पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को नहीं माने तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यह पर्याप्त आधार होगा, यह पर्याप्त आधार होगा। लिख लिया? नेक्स्ट लिखें, उस राज्य के मंत्रिपरिषद को संवैधानिक प्रावधानों को नहीं मानने के आधार पर तब बर्खास्त किया जा सकता जब इससे संबंधित जांच पहले करवा ली जाए। क्लियर? फिर लिखिए, यदि नेक्स्ट पॉइंट, यदि लिखें केंद्र में नई पार्टी या गठबंधन की सरकार बने तो उस सरकार को ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है कि वह अन्य दलों द्वारा शासित राज्यों को बर्खास्त कर दे। लिखा? फिर लिखिए, और अंतिम, अनुच्छेद 356 का प्रयोग
यदा कदा एवं नितांत आवश्यक स्थिति में किया जाना चाहिए, नितांत आवश्यक स्थिति में किया जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट लिखें, हेडिंग दे दो, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। क्लियर? अब इसे समझ लीजिए कि वित्तीय आपातकाल कब लगाई जाती है, पहले समझ लो और फिर मैं लिखवा दे रहा हूं। वित्तीय आपातकाल कब लगाई जाती है? जब पूरे भारत में या भारत के किसी एक हिस्से में जो वित्तीय स्थिरता है उसको खतरा हो गया हो, या वित्तीय जो विश्वसनीयता है उसको खतरा हो गया हो, या सही मायने में ऐसी संकट आ गई हो, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है, की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। क्लियर? एक चीज इसमें ये ध्यान दें कि यहां भी जिस दिन लगाया गया वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा, अगले 2 महीने के अंदर उसको संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित करवाना होगा। लेकिन यहां भी पहले जैसी ही व्यवस्था है, चाहे वो 352 के केस में रहा हो या 356 के केस में। यदि इस 2 महीने के दौरान लोकसभा भंग हो जाए और अब तक लोकसभा ने उसको पारित नहीं किया था, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राज्यसभा उसको पारित कर देगी, और जब नई लोकसभा गठित होगी तो उसकी बैठक से अगले 30 दिन के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा? पारित करवाना पड़ेगा। क्लियर? और इसको पारित करवाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। क्लियर? और एक बार ध्यान देना, जब वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाता तो वो तब तक लागू रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति उसको अगले आदेश से वापस न ले ले। यहां पर स्थिति भिन्न है, 352 और 356। वहां पर कंटिन्यूअस अप्रूवल की जरूरत होती है, निरंतर क्या चाहिए होता है? अनुमोदन चाहिए होता है। यहां पर एक बार लगा दिया गया तो तब तक जारी रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति उसको वापस लेने के लिए आदेश न दे दें। ठीक है? और इसके लिए मतलब आप कह सकते हैं कि यहां पर कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है, कोई अधिकतम इसकी समय सीमा नहीं है। अच्छा, इसका प्रभाव क्या होगा? सबसे पहले ये जाने कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को वित्तीय व्यवस्था से संबंधित कोई भी आदेश दे सकती है। प्लस एक चीज और ये जान लें कि जब एक बार वित्तीय आपातकाल लगा दी जाएगी तो राष्ट्रपति निर्देश जारी कर सकते, और उस निर्देश में किसी की भी सैलरी, खुद राष्ट्रपति की सैलरी नहीं, प्रधानमंत्री, ठीक है, उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार के कर्मचारी, वो राजपत्रित कर्मचारी हो या अराजपत्रित कर्मचारी हो, ठीक है, या केंद्र से संबंधित कोई उसकी कंपनी है उसके कर्मचारी हो, राज्य सरकार में जो गवर्नर हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद हैं, क्लियर, किसी की भी सैलरी जो है उनके पद पे बने रहते हुए कम की जा सकती। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी सैलरी कम की जा सकती। समझना? क्लियर? अब एक चीज ये ध्यान देना कि इसका ये मतलब हुआ कि वित्तीय मामलों में राज्यों का पूर्ण नियंत्रण किसके हाथ में आ जाता? तो केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता। लेकिन एक चीज ये ध्यान दें कि आज तक भारत में कोई वित्तीय आपातकाल नहीं लगाई गई है। भले ही 1991 में हमारी स्थिति ये थी कि हमारे पास खर्चे के लिए सिर्फ इतना ही पैसा था जो कि अगले 1 हफ्ते तक चल सकता। तो हमने लंदन बैंक में, भारतीय रिजर्व बैंक में जो सोना था उसको गिरवी रखा और फिर वहां से संसाधन जुटाए। ठीक है,
यहां तक कि कोरोना काल में भी जब वित्तीय स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई तब भी नहीं लगाया गया। क्लियर। एक चीज और भी जाने कि जब जो वित्तीय आपातकाल है इसका क्या हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो लिख लीजिए वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 300। ओके ठीक है, और स्लो लिखवाऊंगा, लिखवा ही रहा हूं स्लो, ठीक है। चलिए कोई नहीं, लिखिए वित्तीय आपातकाल। क्लियर। यदि समूचे भारत या भारत के किसी हिस्से या भारत के किसी हिस्से में वित्तीय स्थिरता या विश्वसनीयता को खतरा हो गया हो या ऐसी संभावना हो, खतरा हो गया हो या ऐसी संभावना हो तो केंद्रीय कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति समूचे भारत में या उसके एक हिस्से में वित्तीय आपातकाल की या उसके किसी एक हिस्से में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लिख लिया, फिर लिखिए व्यवस्था यह है कि एक बार जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाए तो इसे संसद के दोनों सदनों से अलग अलग 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से पारित करवाना होता है। पारित करवाना होता है। क्लियर। यदि इस दौरान लोकसभा भंग हो जाए या कर दी जाए तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा 2 महीने के नियत समय में इसे पारित कर दे
और जब नई लोकसभा गठित हो तो उसके पहली बैठक के 1 महीने के भीतर इसे लोकसभा के द्वारा भी पारित कर दिया जाए, अन्यथा वित्तीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लिख लिया? फिर लिखिए, जब एक बार वित्तीय आपातकाल लगा दी जाती है तो उसे समाप्त करने के लिए अलग से राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी करना होता है, अन्यथा यह लागू रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके लागू रहने की कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है, कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। लिख लिया? फिर लिखे, प्रभाव केंद्रीय व्यवस्थापिका राज्य को किसी भी वित्तीय व्यवहार को मानने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। फिर लिखे नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्देश पर केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद के सदस्य, कौमा संसद के सदस्य, कौमा राज्य सरकार के
संवैधानिक पदों पर आसीन या कार्यपालिका से संबंधित अधिकारी, कार्यपालिका से संबंधित अधिकारी या कर्मचारी और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते कम किए जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाई गई है, नहीं लगाई गई है। फिर लिखे, लिखा, वित्तीय आपातकाल का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित जो शक्तियां थी, ठीक है, हमने सारा कुछ पढ़ा। और जब विधायी शक्ति पढ़ रहे थे तो संसद के अंदर जो बिल वगैरह कैसे पारित होता है, वीटो क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने समझा। अब मैं जब इवनिंग में क्लास लेने आऊँगा तो उस समय मैं बता दूं कि आपके साथ प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करूंगा। और एक बार जब प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद समझ गए या राष्ट्रपति आप समझ गए तो राज्यपाल को समझ पाना उतना मुश्किल काम नहीं होगा। इट्स जस्ट लाइक ए केक वॉक फॉर यू, ठीक है। और जब प्रधानमंत्री को आप समझ जाते हैं तो मुख्यमंत्री को समझने में इतनी दिक्कत नहीं आती है। और जब एक बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद को समझ जाते हैं तो फिर राज्य स्तर के मंत्रिपरिषद को समझ पाने में इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो मैं आपसे इवनिंग में मिलूंगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सारे लोग इस चीज़ को रिवाइज करेंगे, जो कुछ भी क्लास के अंदर हमने आज डिस्कस किया है। कुछ तथ्यात्मक चीज़ें भी हैं, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ही आवश्यक है और आप क्वेश्चंस आंसर को भी करते रहिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का बने रहने के लिए इतनी सुबह सुबह। ओके।